छल का फल आज नहीं तो कल। कंप्यूटर के बारे में 5 यूनिट है, 5 भाग है और सबसे पहला पार्ट आया अपना कंप्यूटर का। देखो फर्स्ट टाइम भी अपन ने जब पहले स्टार्ट किया था उस दिन भी अपन ने कंप्यूटर के बारे में समझा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज हम डाटा इन्फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। तो सबसे पहला शब्द आया अपने पास डाटा प्लस इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा हम किसी सूचना को तैयार करने के लिए जो एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। बेटा स्कूल है नहीं है? तो उन्हें क्या कहते हैं? डाटा। अब डाटा को समझना सबसे पहले होता है, डाटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आपको कोई पत्र किसी को देना है, लेटर भेजना है किसी के पास, चाहे कलेक्टर को देना हो या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना हो, तो आपके पास सबसे पहले आप किसको लेटर लिख रहे हैं? जैसे आपने टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल आपके लिए कौन हो गया? एक डाटा हो गया। फिर आपने किस डेट के लिए छुट्टी ली, वो आप डेट जो आप लिख रहे हो वो आपके लिए डाटा होगी। क्यों छुट्टी ली आपने कहा मुझे फीवर आ रहा है या मुझे कोई आवश्यक कार्य है, तो वो तीसरा आपका डाटा हो गया। फिर किस तारीख से किस तारीख तक के लिए कितने दिन के लिए गए, जैसे 3 दिन की छुट्टी ली आपने तो वो 3 आपके लिए क्या होगा? डाटा हो गया। तो हमें 4 जो प्रकार का डाटा कलेक्ट करके हमने क्या करा? एक इन्फॉर्मेशन को तैयार कर लिया। तो जितने भी डाटा सोर्सेज हैं उनसे मिला करके हम एक इन्फॉर्मेशन को तैयार करते हैं। क्लियर है? दूसरा उदाहरण समझते हैं। रोटी बनाइए सभी ने? हाँ सर, बनाइए। देखिए तो होगी, नहीं भी बनाइए। ठीक है, रोटी बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं? आटा, पानी, नमक, है ना, सब चीज़ लेते हैं। इसके बाद तवा भी लेते होंगे, हाँ। गैस भी लेते होंगे, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिनका यूज़ करके हम एक रोटी तैयार कर रहे हैं, तो वो रोटी जो बन गई वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है वो हमारे लिए क्या है? डाटा। क्लियर है सभी को? तो ये क्या कहलाता है? डाटा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का एडमिशन हुआ तो एडमिशन से आपसे जो जो जानकारी मांगी गई वो क्या है अपने लिए? वो एक डाटा है। क्लियर है सभी को? तो डाटा इन्फॉर्मेशन को तैयार करना, क्या करना? तैयार करना और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये काम किसका है? कंप्यूटर का। आज आप कोई सा मतलब फॉर्म भर रहे हैं, कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो उसकी सूचना जाती है। जैसे आपने पीवी की साइट पर, व्यापम की साइट पर जाकर आपने एक एमपी पुलिस का फॉर्म भरा, वो जानकारी चलेगी वहाँ पर। तो सूचना बनाई थी आपने, वो सूचना किसके पास चलेगी? दूसरे कंप्यूटर पर, मतलब उनके सर्वर पर। तो हम कंप्यूटर को वही कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान। अब कंप्यूटर तक जानकारी भेजने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम इनपुट यूनिट। क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट। इनपुट मतलब भेजना डालना, यूनिट मतलब भाग, जिस भाग के द्वारा हम ये काम कर रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, कंप्यूटर तक आप किसी सूचना को कैसे भेजते हैं? सिंपली अगर कहें तो या तो मैं टाइप करूंगा कीबोर्ड से, या माउस से क्लिक करूंगा, या फोटो मुझे डालनी है तो मैं स्कैन करूंगा उसे, या मुझे बायोमेट्रिक अपने मतलब ऑथेंटिकेशन देना है तो मैं अंगूठा लगाऊंगा वहाँ पर, या आइरिस की स्कैन करेंगे। तो जो भी सूचना है, जिस तरीके से हम सूचना को भेज पा रहे हैं वो सभी भेजने के तरीके क्या कहलाते हैं वहाँ पर? इनपुट। तो कंप्यूटर तक सूचना भेजने के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं और कंप्यूटर जब हमें रिजल्ट वापस करता है तो वो किसके द्वारा देता है? आउटपुट के द्वारा, आउटपुट यूनिट के द्वारा। अब आउटपुट यूनिट को कैसे समझे हम? आपने कुछ जानकारी दी कंप्यूटर को, उसने जानकारी पे काम किया, अब वो आपको जो परिणाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, वो कहाँ देगा? मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर आपके लिए क्या हो गया? आउटपुट यूनिट। या तो आप प्रिंट आउट निकलाएंगे तो एक कागज आपको मिलेगा, वो क्या हो गया आपके लिए? आउटपुट यूनिट हो गया। आपने सुना ना प्रिंट आउट बोलते हैं कि प्रिंट इनपुट बोलते हैं अपन उसको? प्रिंट आउट। प्रिंट मतलब एक प्रक्रिया है जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में डाटा को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं जिनको समझना होता है। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में अगर कन्वर्ट हो रहा तो वो स्कैनिंग कहलाती है, अगर सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रहा तो प्रिंट कहलाता है। ये दोनों मशीनें हैं और दोनों का जो काम करता है उसमें ER लगा देते हैं। स्कैनर हो गया, स्कैन से स्कैनर, और प्रिंट से प्रिंटर हो गया। ठीक है, मतलब कार्य करने वाला सब उसके लिए। तो अपन इनपुट और आउटपुट यूनिट दोनों को यहाँ से इससे समझ सकते हैं। अब इनको समझने के लिए कंप्यूटर की जो भाषा होती है, भाषा कौन सी होती है? जिसे अपन कहते हैं बाइनरी कोड। क्या कहते हैं? बाइनरी कोड।
जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जो 256 लेटर पे काम करते हैं। कितना होते हैं? 256 अक्षर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक आर्ची कोड होता है जिसमें हर एक वर्ड का एक निश्चित मान होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा डेट टू वैल्यू, या वो कोड और नंबर वाला चलाया था, कोड और कैरेक्टर वाला एक्सेल में आप लोगों ने चलाया होगा कि अपन बराबर लगा के जैसे कोड लिखते थे और यहाँ पर कोई नंबर देते थे, जैसे अपन ने 65 लिखा तो आपको रिटर्न मिलता था कैपिटल में A, ठीक है। ऐसे अपन यहाँ पर अगर कैरेक्टर लिखते थे CHAR, तो यहाँ पर अगर अपन ने A लिखा तो वो मान आपको बताता था 65, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जो आपको एक पर्टिकुलर डाटा को कितनी मात्रा में, उसका क्या नाम आ गया, फिक्स वैल्यू है उसकी, जो सिर्फ 255 कैरेक्टर का यूज़ करता है, एक उसमें डॉट स्पेस लेता है, इसलिए 256 अक्षरों का वही यूज़ करता है टोटल। अब इसकी भाषा जो हो गई, ये तो बाइनरी कोड हो गया, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ दो शब्द को जानता है, एक जीरो को, एक वन। जीरो मतलब ऑफ कंडीशन, वन मतलब ऑन कंडीशन। अब ये ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को एक बार प्रोसेसर समझाया था, प्रोसेसर देखा था सभी ने, उस पर अपन ने काम किया था जब आप लोगों को विस्तार से समझाया था सारी चीज़ों के बारे में। ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है, यही कंप्यूटर का मेन होता है जो सारे काम करता है। अगर आप कहो कि इसके आत्मा कह दो अपने शरीर की, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये निकला कि मतलब ये कोई काम की मशीन नहीं है, सिर्फ आपके फिजिकल पार्ट्स है और कुछ नहीं है। तो यही वो मेन पार्ट्स है जो सारे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है। जैसे रियल में अगर CPU कहा जाए तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे बीच में भाग में काम करता है, जिसे अपन प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। अब आपको इसमें छोटे छोटे गोल्डन डॉट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट होते हैं, इन्हें स्विच कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्विच। अब इन स्विच के बीच में अगर पावर सप्लाई हो रही पहले स्विच के बीच में दूसरे स्विच से, अगर मैं इनका एक नाम इंडिकेशन कर दूं, तो मैं एक स्विच को मान लो A मान लिया मैंने, एक को P मान लिया, ये दो स्विच मान लिए। इनको दो के उदाहरण समझा दो, पूरे तो लिखना नहीं, तो इतनी बार है, सभी बार अपने में लिखना पड़ेगा। तो मैंने दो स्विच को मान लिया A और B। अगर यहाँ से इसके बीच में पावर सप्लाई हो रही है, सिलिकॉन चिप है अंदर, पूरी वायरिंग फैली हुई इसमें, अगर पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करंट जा रहा है, तो वहाँ पर क्या बताएगा? ऑन कंडीशन, मतलब ऑन बताएगा, मतलब कंप्यूटर क्या मानेगा उसे? 1, एक मानेगा। अगर पहले स्विच से दूसरे स्विच के बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा है, छोड़ दिया उसे, पास कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? ऑफ कंडीशन, तो वहाँ पर क्या मानेंगे अपन? 0। तो ये जो प्रोसेसर है, इसमें जो पॉइंट दिख रहा है अपने को, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कितने छोटे छोटे डॉट जैसे क्यों आ रहा है। ये अभी क्या सिलिकॉन स्लिम चिप आ गई है, पहले एक डॉट पैटर्न आता था जिसमें तार निकले हुए रहते थे पुराने वाले प्रोसेसर में। आजकल वो तार वाला सिस्टम खत्म हो गया, ये डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं IC पैटर्न में बनने लगी है। तो इसके माध्यम से अपन इसको 0-1 को समझते हैं। क्लियर है इतना? तो इसके बीच में पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे में कनेक्शन दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऑन ऑफ कंडीशन लागू होती है। तो इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब कंप्यूटर की भाषा को या तो अपन बाइनरी कोड कहते हैं, या फिर कहते हैं अपन मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। क्या होती है? मशीनी भाषा। सिंपल है, अगर हमें ये बाइनरी कोड याद नहीं आया तो हम मशीन लैंग्वेज को लिख के आएंगे और वही हमारा नंबर दे देगा। 0-1 तो आपके दिमाग में बिठा दो, आप जो भी कुछ करेंगे वो सिर्फ 0 और 1 के आधार पर होगा। कंप्यूटर को 2 से कोई मतलब नहीं है, वो 2 को भी नहीं पहचानता है, लेकिन वो फिर इसको पहचानता है, आर्ची कोड को। आर्ची कोड में जो वैल्यू दी उसने, जैसे आप लोगों को मैंने बाइनरी कोड से नंबर डिजिट निकालना बताया था, 65 जैसे एज का मान निकालना तो अपन 2 से भाग देते हैं, बचते जाते हैं, वो अपन नीचे करते जाते हैं। तो जो पैटर्न होता है वो उस पैटर्न पे काम करते हैं। 2 से भाग दिया, कितना बचा? 1, 16, 0, 2, 8, 0, 4, 0, 2 बचा, 0, 1 और यहाँ पर 0। कितना है? नीचे से ऊपर जाना, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1। क्या 2 आया इसमें कहीं पर? नहीं। इतनी वैल्यू में कहीं भी नहीं आया ना। कितने अंक आए इसमें? 7। तो इसका जो पाथ बनता है 3-4 का बनता है। कितना बनता है? 3-4 का। तो पहले 3 डिजिट को वो मानेगा मतलब प्राइम वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू को मानेगा एक्सटर्नल वैल्यू के रूप में।
तो ये जो वैल्यू है इसका मान वो जोड़ेगा 65 को, और 65 इस कोड में 65 मान है काय का, ए का। ए का। तो आपने जो कंप्यूटर में ए टाइप किया उसके लिए उसने इतनी सारी प्रोसेस की है, और ये सारी प्रोसेस करने वाला ही ये प्रोसेसर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब आप कीबोर्ड में सिर्फ ए बटन दबा रहे हैं, ए प्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी प्रोसेस कर रहा है उसके बीच में, एक शब्द को लिखने के बीच में। तो ये समझने की चीजें। अब ये जो कंप्यूटर की भाषा ये हो गई। अब कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज होती है, जिसमें एक वर्ड है कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना। क्या होता है? और आपको पता हो कंप्यूटर क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। जिसका काम जो कहा जाता है संगणक मतलब संग, गणना करने वाला। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में आपने कुछ शब्द सुने होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जब ईआर जुड़ जाता है वहां से अपन वाला शब्द कह देते हैं। जैसे अभी अपने प्रिंट बोला था, प्रिंट मतलब कागज पे छपाई करने का तरीका, और जो काम कर रहा है उसको अपन प्रिंटर कहते हैं। स्कैन करना मतलब एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, और काम जो कर रहा है उसको स्कैनर कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण है, अपने एक शब्द होता है प्ले मतलब खेलना, और प्लेयर मतलब खेलने वाला शब्द हो जाता है। तो जहाँ पर इसमें ईआर जुड़ गया, इसके साथ प्लस क्या हो गया? ईआर। अब एक ई के साथ जब दूसरा ई जुड़ता है तो एक ई साइलेंट हो जाता है, डबल ई नहीं लगते वहाँ पर, सिंगल ई रहेगा। ये ग्रामिकल है। तो अपन यहाँ पर क्या हो गया? ये कंप्यूटर। तो जब ये कंप्यूटर जो बना था, मतलब फर्स्ट टाइम जब बना था 1829 के समथिंग से चालू हुई थी प्रक्रिया, तो उस टाइम से जब ये बनना चालू हुआ था तो 1923 में जो पहली आधुनिक मशीन बनी थी, उसने ये माना था कि कंप्यूटर है। क्या है ये? कंप्यूटर। तब के समय से वो परिभाषा आज चली आ रही है। जैसे आज मैं एक उदाहरण बताऊं, हम पिताजी को पिताजी बोलते हैं, माताजी को माताजी बोलते आ रहे हैं। आज से बोल रहे हैं क्या? हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। तो वो जिस कंडीशन में जब से कोई वर्ड पहले प्रचलन में आया है तो वो आज ही वही चल रहा है। आज हम उसको बदल देते हैं, कई मोम बोल रहे हैं, है ना, कहीं ने कुछ और शब्द निकाल लिए हो, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सब बोलने के तरीके आप उसको परिवर्तित करते जा रहे हैं। जब कंप्यूटर की परिभाषा दी गई उस समय उस शब्द का मान था गणना, और कंप्यूटर उस समय इतने बड़े होते थे कि सिर्फ वो गणना ही कर पाते थे। तो इसलिए उस समय के हिसाब से उसकी परिभाषा जो थी वो परफेक्ट थी। लेकिन आज की तारीख में अगर इस परिभाषा को अपन माने तो क्या ये सही है? आज कंप्यूटर गणना कर रहा है? नहीं सर। आज तो कंप्यूटर किसी की बाईपास सर्जरी कर दे रहा है, क्लोन बना दे रहा है, आपको टोटल तरीके से फर्जी साबित कर दिया। अगर वो कंप्यूटर की बात आ जाए तो आपको अपना अस्तित्व साबित करने में दिक्कत आ जाएगा, कंप्यूटर अपनी वाली को उतर आए तो कंप्यूटर आज की तारीख में जो शब्द अपन ले रहे हैं कंप्यूटर, अगर आज वो नाम होता शायद इसे कुछ और नाम से अपन सुपर मशीन, सुपर वुमन मशीन या कोई एडवांस लेवल की मशीन कहते हैं, या सीधा एआई अपन आज जो कह रहे हैं। एआई क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है, एक भाग है, छोटा सा हिस्सा है जो अपने को इतना डिस्टर्ब कर रहा है आज की तारीख में। ठीक है, एआई क्या है? उसका एक भाग है। हर 2, 4, 5, 10 साल में एक प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर में कुछ आधुनिकरण होता है और कोई एक नई चीज आ जाती है। जैसे आपने जनरेशन सुनी होगी इसकी, पहली जनरेशन 2G जनरेशन, 3G, 4G, 5G, आज अपन 5G पे चल रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो 8G 10G पे काम कर रहे हैं। तो ये एक लेवल बढ़ाने का काम है, कुछ ना कुछ एडवांस होता रहेगा। देखो आज अपन अपना पहनावा देखते हैं और अपने पूर्वजों को पहनावा देखते हैं। क्या अपन जैसे कपड़े पहन रहे अपने पूर्वज वैसे कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे। अपन अपडेट हो गए। अपने बच्चे क्या अपने जैसे कपड़े पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, वो भी अपडेट हो जाएंगे उनके तरीके से। तो जब कोई अपडेशन होता है तो वो एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम होता है। तो कंप्यूटर शब्द को समझना इतना आसान है बस। तो पहला जो कंप्यूटर था उसे कहते थे अपन अबेकस। क्या कहते थे? अबेकस, जो चाइना और जापान में बच्चों को गिनती कराने के लिए काम में लिया जाता था। देखा है अबेकस मशीन आप लोगों ने? तो पहले एक स्लेट चलती थी गुड़िया वाली, जिसमें गुड़िया ऊपर नीचे चढ़ाने का काम रहता था, है ना। अपन चढ़ाते नहीं थे अपने से, हाथ इस तरह हाथ इस तरह मर जाएंगे ना उस पर। तो वो जो गुड़िया वाली स्लेट थी उसे ही अपन क्या कहते थे? अबेकस। उसमें काउंटिंग का एक तरीका होता है कि जैसे 10 गुड़िया दिए एक साइड, फिर 9 दिए, फिर 8 दिए, 7 दिए, ऐसे करके कम होके लास्ट में एक गुड़िया रहता है। ठीक है, अगर हमें 10 तक गिनती पढ़ना है तो अपन क्या करेंगे? 1 से गिनते जाएंगे 10 तक, पूरे 10 बार गिन लिए। अब इधर साइड में 9 बचे हैं, अपन ने उठा के 1 ऊपर कर दिया, मतलब यहाँ के 10 के बराबर क्या हो गया? वो 1 हो गया। जैसे अगर मैं इसको नोट के हिसाब से बताऊँ तो 1-1 रुपये में 10 सिक्के कर लिए मैंने, क्या होगा?
10 रुपये हो 10 गए। रुपये। अब 10 का एक सिक्का रख लिया मैंने, उसकी जगह वो सिक्के हटा करके एक सिक्का रख लिया। अब वो 10 के अगर 10 सिक्के हो गए तो मैं 100 का एक नोट रख सकता हूँ वहाँ पे, है ना। अगर मेरे पास 100 के 10 नोट हो गए तो मैं 1000 का नोट रख सकता हूँ वहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से जो चलाने की प्रक्रिया है वो जोड़ने का तरीका था उसमें अबेकस में। तो वो सिर्फ एक जोड़ना या एक घटाना इसी का आधार पर काम करता था, इसलिए उसे पहला कंप्यूटर किससे माना गया, अबेकस में। क्योंकि वहाँ पे भी क्या एक एक जोड़ते थे ना अपन, उसमें एक एक गुड़िया गिनना है बराबर, जैसे जो माला जपते हैं वो क्या करते हैं, वो वही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, एक एक गुड़िया बढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी माला को एकदम से घुमा देते हैं, एक एक गुड़िया बढ़ाते हैं ना। तो वो बढ़ाने का तरीका जो है वो 101 पे आधार पे काम करने का है। तो ये अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। अगर हमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है तो हम बकायदा कंप्यूटर के बारे में यही लिख के आएंगे, वो जो बेसिकली आपको लिखना है। क्लियर है इतना। अब इसकी फोटो भले ले लो आप, फिर दूसरा आगे का लिखाता हूँ इसमें। ये तो बंद हो गया क्या चल रहा है चल रहा है वो, लेकिन की लेकिन की नहीं डाल रही है। एक ले लो कोई पास से, उसको डाल देंगे। सर इसी में से पेपर आया हुआ। ये पेपर ही है किसे लिख दे। मतलब ये अपना ये समझ लो कि आज 18-19 साल का अनुभव है हाँ। जो आप लोगों को ये पेपर है ना 1 घंटे में बता 1 घंटे में पूरा क्लियर करा देते हैं। बेटा डाल देंगे ग्रुप में, है ना। ठीक है। अब अपने को इसके कंप्यूटर के भाग की बात करते हैं अपन। कितने भाग है कंप्यूटर के? 4। चार। एक आंकड़ा याद रखना आप, 2 और 4। ये आंकड़ा इसलिए याद रखना कि जब भी कंप्यूटर की बात होती है उसमें 2 या 4 का एक सिस्टम चलता है जिसके आधार पर काम होता है। कंप्यूटर के भाग 4 होते हैं। आपने सुना होगा मॉनिटर के बारे में, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। 4 भाग होते हैं, देखे हैं सबने। मॉनिटर इस टाइप के होते हैं, सीपीयू इस टाइप के होते हैं, और कीबोर्ड यहाँ रखा रहता है, और एक माउस इस पर रखा रहता है, ये इस टाइप का। 4 भाग हो गए। इन चारों भागों का मिला जुला रूप कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? चारों भागों का मिला जुला रूप कंप्यूटर कहलाता है। इसे क्या कहेंगे अपन? मॉनिटर। इसे कीबोर्ड, इसे माउस। क्या इनमें से किसी एक को हम कंप्यूटर कह सकते हैं? नहीं। ये चारों का कॉम्बिनेशन ही है जो कंप्यूटर बनता है। क्लियर है इतना। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को सबसे पहले क्लियर करना है हमें कि ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि इससे आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। आप टाइप कर रहे हैं, वो आपको दिख कहाँ रहा है? मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर टाइप जो होते हैं वो क्या है, पहली आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? पहली आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर की परिभाषा क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए पूछा जाता है आपसे कि मॉनिटर क्या है, समझाइए, तो हम मॉनिटर को क्या लिखेंगे उसमें? तो हम बताएंगे मॉनिटर के बारे में, प्लास्टिक के केस में बंद संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो को हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्लास्टिक के केस में बंद। प्लास्टिक का केस मतलब प्लास्टिक का डिब्बा, ये चारों तरफ इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है ना। तो प्लास्टिक के केस में बंद संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्प्ले को हम मॉनिटर कहते हैं। अब आप लोगों को एक अंतर बता दो इसमें। एक शब्द होता है टीवी, टेलीविजन, और एक होता है अपना मॉनिटर। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? हम इसको टीवी में चला सकते हैं, हम इसको कंप्यूटर में चला सकते हैं। अब इसे मॉनिटर कब कहेंगे और टीवी कब कहेंगे? सर जब कोई वो रिजल्ट देगा तब तो रिजल्ट तो उस पर टीवी चलेगी जब भी दिखेगा। मतलब अपन कोई काम करते हैं कंप्यूटर में चलाएंगे जब मॉनिटर पे। नहीं तो परिभाषित कैसे करेंगे? मतलब मैं तो बता दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पहले दिमाग को दौड़ा लें इसमें। कैसे कहेंगे कि अपन ये टीवी है कि मॉनिटर है? क्या अंतर डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर अपन? जैसे अपन ने आउटपुट द्वारा कुछ संदेश भेजा या कुछ जानकारी प्राप्त करनी। आउटपुट के द्वारा अपन संदेश भेजेंगे सर अपने पास भेजने के माध्यम से इनपुट भेज देंगे। ठीक है। ये देखो गलतियाँ होती है, उसको यही सुधार दो पहले, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ।
आपके पास सिर्फ एकमात्र तरीका है इनपुट करने का, आउटपुट का तरीका उसके पास है, कंप्यूटर के पास, आपके पास नहीं। आप सिर्फ इनपुट कमांड दे सकते हैं, आउटपुट तो वो खुद ही एक्सेप्ट करेगा, वो खुद रिजल्ट देगा उसके अकॉर्डिंग। तो देखो सीधी सी बात है कि टीवी में कभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखता है, स्टार्ट विंडो नहीं आता है, इसे सर्च बार नहीं आती वहाँ पर। टीवी में आपको डायरेक्टली रिमोट से चैनल चेंज कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर टीवी बनी है तो उसमें अगर वो GUI आधारित होकर काम कर रही है, किस पर आधारित होकर? GUI, जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप यूजर को ग्राफिक में, मतलब यूजर जो है ग्राफिक्स की सहायता से इंटरफेस कर पा रहा है, तो वो किस पे करेगा? मॉनिटर पे। आप माउस से कोई भी चीज़ को उठा के कहीं भी शिफ्ट कर लेते हैं, क्या टीवी में हमेशा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि GUI जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ किस में काम करती है? मॉनिटर में, और कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। दो GUI टेक्नोलॉजी होना जब जाके ये काम करती है। तो एक तो इसमें होती है, दूसरी होती है अपने ये माउस में। ये दोनों जब इंटरफेस में मिल जाते हैं तो दोनों किससे काम करेंगे? GUI टेक्नोलॉजी से। फिर वो मॉनिटर बन जाता है वहाँ पर। ठीक है। अब मॉनिटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले तो दो टेक्नोलॉजी के मॉनिटर बने होते हैं। पहला होता है जिसे अपन कहते हैं CRT। क्या कहते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। समझ गए? ये इस टाइप के मॉनिटर आपने देखे होंगे पहले, सफेद डब्बे वाले चलते थे ना, बड़े बड़े टीवी जैसे पिक्चर ट्यूब वाले, उन्हें कहते थे CRT मॉनिटर। दूसरा तरीका है इसका जो कहता है TFT। क्या कहलाता है? मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन मतलब पतला, फिल्म जिसमें पूरा पिक्चर दिख रहा है आपको, और ट्रांजिस्टर मतलब इसको कहीं भी आप उठा के आसानी से काम में ले सकते हैं। देखना गाड़ी गई है वो गाड़ी में खड़ी, आप देखना निकल जाएगी। तो TFT होता है। समझ में आ रहा है TFT के बारे में? हाँ। अब ये दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है, मॉनिटर की टेक्नोलॉजी है। जिससे आपने देखा वो चार्जर के केबल आते हैं, या तो टाइप 2 वाले आते हैं, टाइप C वाले आते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टाइप 2 की या टाइप C की। तो ऐसे ये मॉनिटर है, या तो आप उसको CRT मॉनिटर चलाएंगे या TFT चलाएंगे। अब CRT मॉनिटर तो क्लियर है आप लोगों की, इस टाइप से जो दिखने वाले पिक्चर ट्यूब वाले होते हैं ये क्या कहलाते हैं? CRT। और इस टाइप की जो मॉनिटर होती है ये क्या कहलाती है? LCD। ठीक है, तो जो अपने TFT कहलाती है। अब एक प्रकार तो ये खुद हो गया CRT मॉनिटर। इसके अब अपन प्रकार पे जा रहे हैं। पहले इसके क्या देखा अपन ने? टेक्नोलॉजी या टाइप देखे, कितने टाइप के होते हैं। फिर उसमें अपन देख रहे हैं इसके प्रकार कितने हैं। तो पहला CRT हो गया, दूसरा हो गया LCD, फिर तीसरा हो गया LED, और चौथा हो गया OLED। कितने प्रकार हो गए? 4। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टोटल मॉनिटर होते हैं। पहला CRT हो गया, दूसरा LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर होता है LED, जिसे लाइट इमेटिंग डायोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइट इमेटिंग डायोड। लाइट की जब देखो, लिक्विड मतलब क्या होता है? एक तरल तत्व होता है। जी सर। मॉनिटर की स्क्रीन को अपन दबाते थे, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पानी भरा हुआ, पानी दब रहा होगा, तो वो कहलाता है लिक्विड में आता है। LED जो होती है लाइट इमेटिंग डायोड से चलती है, मतलब लाइट के सपोर्टेड होते हैं। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जितना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन होता है दूसरे किसी में नहीं होता है। फिर एक आती है ओरिएंटेड OLED, मतलब OLED, ओरिएंटेड लिक्विड क्रिस्टल लो लाइट इमेटिंग डायोड। ओरिएंटेड लाइट इमेटिंग डायोड। अब ये जो मॉनिटर है ये थोड़ा कर्व टाइप में आता है। विजुअल जो इसके आएंगे वो थोड़ा सा कर्व शेप में आते हैं। मतलब मॉनिटर बनेगा जैसे इनकी स्क्रीन कैसी है, सीधी फ्लैट है बराबर, वो इस टाइप से थोड़ा त्रिकोण टाइप का आता है। प्लाज्मा टाइप की टीवी आते हैं ना जो घूमे हुए राउंड में हल्के से, तो वो शेप होता है। तो जो OLED होता है, इसका जो पिक्चर रेजोल्यूशन होता है वो सबसे हाई होता है। हाई मतलब जितना हाई क्वालिटी आप देख सकते हैं वो सारी क्वालिटी इसमें आती है। अब वर्जन जो आएगा इससे एडवांस आएगा, ये इधर नीचे नहीं जाते। कभी भी वर्जन आएंगे तो उससे अपडेट होके आएंगे। इसकी कमियां जो है इसमें, वो कमियों को दूर करके नया वर्जन लाया जाएगा। तो ये 4 प्रकार के मॉनिटर हो गए। क्लियर है सभी को इतना? मतलब बेस्ट कौन सा है? बेस्ट सब अपने अपने यूज के हिसाब से। सबसे ज्यादा चला तो ये चला CRT। सबसे ज्यादा अगर कोई चला तो CRT चला। TFT तो तुम्हारे 93-94 के बाद आया, और ये आया इसके बाद में, उसमें 3 वर्जन आ गए। जबकि ये अकेला 70-80 साल तक राज करने वाला है।
और अब तो हर 2-4 साल में कोई नया उसमें वो आ जाता है, अपडेट हो जाते हैं। इसमें कोई अपडेट नहीं आया था, मतलब जिसने 70-80 साल तक कंटिन्यू काम किया वो मॉनिटर था आपका CRT, जिसमें कोई अपडेशन नहीं था। सबसे 250 वाट की बिजली खा रहा है, फिर भी वही चल रहा था, राज कर रहा था। अब ये कम होते गए, ये 60 से 80 वाट तक है, 40 से 60 के बीच में आ गया, और ये 0 से लेकर 40 के बीच में आ गया, और बैटरी बैकअप के साथ भी आ गया। मतलब इनके साथ अब बैटरी भी इन्वॉल्व है। अगर जैसे आपने आईपैड वगैरह देखे होंगे, उनकी स्क्रीन इसी आधार पर बनी हुई है, तो उसमें अपन बैटरी बैकअप के साथ भी चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि लाइट हो तो ही चले, जैसे लैपटॉप में देखा आईपैड वगैरह रहते हैं, तो उसमें ये इसी टाइप से काम करते हैं। तो ये अपना पहला भाग हो गया मॉनिटर। दूसरा है कीबोर्ड। क्या होता है कीबोर्ड? कीबोर्ड कंप्यूटर की पहली इनपुट डिवाइस है। इसको अपन ने क्या माना था? पहली आउटपुट डिवाइस, इसको कहेंगे पहली इनपुट। आपको अगर मैं कहूँ कि एक फाइल तैयार करना है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले कीबोर्ड ही पकड़ेंगे कि क्या लिखना है आपने, क्या डाटा टाइप करना है, ये कहाँ से करेंगे आप? कीबोर्ड से। तो आपके द्वारा पहली इंफॉर्मेशन जो सेंड की जाएगी कंप्यूटर तक, वो किससे होगी? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड की जो टेक्नोलॉजी होती है वो 2 प्रकार की होती है। मतलब कीबोर्ड 2 टेक्नोलॉजी के होते हैं, या तो वो USB पैटर्न के होते हैं इस टाइप के, या ऐसी गोल पिन वाले होते हैं ये, ठीक है, जिन्हें अपन PS2 कहते हैं। उदाहरण के साथ समझाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये दिख रहा है, गोल पिन दिख रही है अंदर से, यस सर। और जो अपने ये वाले कीबोर्ड आपने देखे होंगे, ये USB वाले जिनका ये सब पॉइंट बनाता है। अब ये दोनों में फर्क दिख रहा है? यस सर। ये सेम फर्क होता है कीबोर्ड और माउस में। ये 2 टेक्नोलॉजी है। तो जो वो गोल वाली पिन दिख रही है, इसे अपन कहते हैं PS2। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं PS2, और इसे कहते हैं अपन USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे नई तकनीक और एडवांस तकनीक है, जो सबसे ज़्यादा स्पीड से काम करती है और एडिशनल एक्स्ट्रा पोर्ट के साथ काम कर लेती है। PS2 अगर है तो कंप्यूटर में हमारे पास 2 ही पोर्ट रहेंगे उसके। कीबोर्ड लगाने के लिए एक ही पोर्ट रहेगा, और माउस कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट रहेगा, जैसे ये इसमें दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पर इसमें कितना दिख रहा है? 2 कलर, एक ग्रीन दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है। तो ये कीबोर्ड वाला कौन सा दिख रहा है? ब्लू कलर का। मतलब आप इसको ब्लू को इसमें ही लगा सकते हैं, इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे, जो पर्टिकुलर उसी के लिए सॉकेट दिया हुआ है। लेकिन USB बेस है, तो आपके पास देखिए 4 एक्स्ट्रा पोर्ट मिल गए यहाँ पर। तो अगर आप इनपुट, अगर कीबोर्ड जो लगा रहे हैं, अगर USB टाइप का लगा रहे हैं, तो आपके पास 4 में किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास PS2 कीबोर्ड माउस है, तो आपको पर्टिकुलर उसी सॉकेट में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये एक तरीका भी है, और एक उसकी कार्य प्रणाली भी, जिस आधार पे वो काम करता है। अब ये तो अपन ने समझ ली, इसकी 2 टेक्नोलॉजी हो गई। अब कीबोर्ड होते क्या है? तो कीबोर्ड में 4 भाग में बटा हुआ है कीबोर्ड भी। कितने भाग है इसमें? 4। सबसे पहला आपने देखो कीबोर्ड में सबसे ऊपर क्या लिखा आता है? फंक्शन की लिखी आती है। ये देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है? ये वाला सेक्शन जो आ रहा है सबसे ऊपर, इसे अपन कहते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं? फंक्शन की। इसकी का यूज क्या है? ये मैनुअली ऑपरेट करने के लिए होती है, कहीं शॉर्टकट के रूप में, कहीं बंद करना है, स्केप करना है, बाहर निकलना है। तो ये सारी अलग अलग इंडिकेशन की है, जिनके द्वारा से आप शॉर्टकट को या मैनुअली कुछ चीज़ें ऑपरेट करनी है तो इनके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा भाग है ये वाला अल्फाबेटिक की। आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ये हिस्सा पूरा अलग दिख रहा है, ये वाला देखो। ऐसा हाथ अगर अपन चलाते हैं तो हाथ सीधा चला गया, ये आ गया इधर से। तो ये वाला इंडिकेशन जो है ये कहलाता है अल्फाबेटिक की। टोटल आप टाइप करते हैं इसी पे करते हैं। फिर तीसरा आता है जिसे अपन ये कहते हैं ये वाला मेनू बार की। मैनुअली कुछ चीज़ें ऑपरेट करना है, जैसे आपको कर्सर को पेज के लाइन में ले जाना है स्टार्टिंग में, या इधर उधर मूव करना है, तो ये एरो दिए हुए हैं। तो ये मेनू बार होती है मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। फिर ये लास्ट वाला जो दिया रहता है इसे अपन कहते हैं नंबर की या डिजिट की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे भाग इसके होते हैं जो अलग अलग काम के लिए बनाए गए। अब आप लोगों को एक चीज़ इसमें समझ में आ रही होगी कि इधर भी कंट्रोल दिया है, इधर भी कंट्रोल दिया है, इधर शिफ्ट दिया है, इधर भी शिफ्ट दिया है, एक एंटर यहाँ दिया है, एक एंटर यहाँ दिया है। ये क्यों दिए हैं? तो अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आपको शिफ्ट का कंट्रोल और शिफ्ट का यूज इसलिए दिया गया है कि शॉर्टकट चलाना, अगर हाथ अपन उठा के ऐसे केकड़े थोड़ी बना लेंगे कि इधर से इधर कैची बना लेंगे,
जब आपको काम इधर से राइट साइड पे कंट्रोल से काम करना है तो आप लेफ्ट से ए दबा सकते हैं। ऐसा नहीं, ये तरीका गलत है कि अपन पूरा हाथ हटा लिया और फिर यहाँ से ऐसे करके ए दबा रहे हैं, नहीं, हाथ तो अपने ऐसे जमा रहेगा। अपने इधर से कंट्रोल पे हाथ रखा, इधर से ए दबा दिए, सेलेक्ट हो गया, फिर इधर से कंट्रोल दबा, इधर से दबा लिया। मतलब एक बटन अगर अपन उल्टे हाथ से यूज कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से अपन राइट से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको चलाने का काम है। तो ये दो बटनें इसलिए दी रहती है। अब एंटर, यहाँ से भी अपन एंटर कर सकते हैं। मान लो नंबर का काम कर रहे हैं, टेली में भी 100 रुपये, फिर एंटर, फिर 200 रुपये, फिर एंटर, तो इधर लाएंगे हाथ कि उधर ले जाएंगे, है ना। तो उसी के पर्पज से ये कीबोर्ड बनाया हुआ है। तो ये आपका पहली इनपुट डिवाइस है जो डाटा को टाइप करके प्रोसेसिंग के लिए भेज रही है। ये तो समझ में आ गया। अब ये दो टेक्नोलॉजी हो गई। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले आता है नॉर्मल कीबोर्ड। कौन सा आता है? नॉर्मल कीबोर्ड, जिसमें कोई एक्स्ट्रा की नहीं। 104 से कम बटन होंगी। कितनी होंगी? 104 मैक्सिमम हो सकती है इसमें नॉर्मल कीबोर्ड में। लेकिन अगर 104 से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो वो आएगा भैया, वो आएगा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्या आएगा? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है कि आपको कई सारी एक्स्ट्रा की मिल जाती है। एक्स्ट्रा की जैसे कि आपको जो ऑडियो प्ले पॉज करने वाली होती है, ठीक है, साउंड कंट्रोल होती है, गेम कंट्रोल होती है, ठीक है, तो वो अगर बटने हैं तो वो किस में आएगी? आपकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। फिर आपने देखा होगा एक वायरलेस कीबोर्ड आता है, बिना केबल वाला, जिसमें अपन सेल से रखते हैं। माउस और कीबोर्ड दोनों आते हैं वायरलेस वाले, कि अपन कीबोर्ड यहाँ रखे, सिस्टम वाले वहाँ रखा, यहीं से बैठ के चला रहे हैं। तो वो कीबोर्ड जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? वायरलेस कीबोर्ड, बिना वायर वाला। वो चलता है ब्लूटूथ के द्वारा, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, सेल लगी होती है जिसके आधार पे वो काम करता है। और लास्ट होता है उसमें टच पैड आधारित कीबोर्ड। आप मोबाइल में देखते हैं, आईपैड में देखते हैं, टैबलेट में देखते हैं कि जो कीबोर्ड होता है वो कौन सा होता है? टच पैड आधारित होता है। काम किया ऑटोमेटिक छिप जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर अपने कुछ लिखना है, जैसे अपन वहाँ कर्सर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा कीबोर्ड ओपन हो जाता है, हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो टच पैड आधारित है। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार के आपको कीबोर्ड मिलते हैं। इसीलिए मैंने बताया 2 और 4 याद रखना। देखो टेक्नोलॉजी कितनी है? 2। टाइप कितने हैं? 4। यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी है? 2। टाइप कितने हैं? 4। इसीलिए मैंने ये इंडिकेशन दिया है कि 2 और 4 को आप याद रखिएगा में से, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी बात आएगी आपको 2 और 4 का सबूत हमेशा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अपन माउस की। माउस कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जो GUI आधारित होकर काम करती है। किस पर आधारित काम करती है? अभी क्या बताया था हमने GUI का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? देखिए, हम डायरेक्टली हाथ से कुछ चीज नहीं कर सकते कंप्यूटर में। अगर हमें काम करना है तो किससे करेंगे अपन? कीबोर्ड की सहायता से करेंगे या मॉनिटर की, इससे माउस की सहायता से करेंगे, यही करते हैं ना। तो हमारा जो इंडिकेशन है वो मॉनिटर कैसे समझेगा? तो वो समझता है माउस के द्वारा। अगर माउस में GUI टेक्नोलॉजी नहीं हो तो माउस और कीबोर्ड में कोई फर्क नहीं रहेगा। भाई किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, छोटा बड़ा करना है, तो अपन कैसे कर लेते हैं उससे? वो सिर्फ इसकी GUI टेक्नोलॉजी के कारण कर पाते हैं अपन, ठीक है। अब माउस भी सेम ये 2 टेक्नोलॉजी के होते हैं। जैसे कीबोर्ड अपन ने USB वाले देखे हैं, वैसे माउस भी USB और PS2 वाले होते हैं, ठीक है। ये 2 टेक्नोलॉजी के होते हैं। अब इनके कितनी बटनें होती है इसमें? तो इसमें आपने देखा होगा 3 बटनें आपको जनरली मिलती है। एक राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक और बीच में स्क्रॉल की रहती है। पेज को ऊपर नीचे अपन घुमाना चाहें या पेज को नेक्स्ट करना है तो अपन डायरेक्टली घुमा के स्लाइड कर सकते हैं। तो वो जो की होती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्क्रॉल की। सबसे पहले होता है एक लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, एक होता है स्क्रॉल की। क्या होता है? स्क्रॉल। तो ये तीनों बटनें जो होती है, लेफ्ट क्लिक का यूज अपन किस लिए करते हैं? तो इसको कहते हैं अपन सेलेक्ट करने के लिए। किसके लिए? सेलेक्ट करना है तो किससे करेंगे अपन? लेफ्ट क्लिक से। माउस पकड़ा, ये वाली बटन अपन ने दबाई, सेलेक्ट हो जाता कोई भी चीज़। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ से ओपन का ऑप्शन खुलता है, ओपन का ऑप्शन। जैसे अपन राइट क्लिक करेंगे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। और स्क्रॉल की ये पेज को अप डाउन करने के लिए होती है। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे जो ऊपर नीचे हो रहा है वो राइट साइड में होने लगेगा। तो ये एक इंडिकेशन साइन है जिससे अपन पेज को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल अपनी किसकी कार्यशैली होगी? माउस की। अब माउस किसे कहते हैं? तो हम माउस को ये कहेंगे कि उसका नाम क्या है? माउस, चूहा है ना, लेकिन वो चूहा नहीं है, ठीक है। माउस के जैसा शेप होने के कारण उसको अपन माउस कहते हैं, ठीक है। बाकी वो माउस नहीं है, उसका क्या है? शेप वैसा बनाया गया है। क्योंकि अब
जनरली अगर कीबोर्ड जैसा अगर अपन माउस बना लेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? दो ही हाथ से पकड़ के चलाएंगे जैसे ट्रक चला रहे हैं ऐसे? हाँ? कैसे चलाएंगे उसको? तो चलाते भी तो आना चाहिए। तो माउस का शेप इतना बड़ा बनाया अपन ने उसको वैसा कि जिससे वो परफेक्टली चल सके, तो उसको चलाने के हिसाब से माउस कहा जाता है। माउस की जैसी आकृति होने के कारण उसे माउस कहा जाता है, जो कि GUI आधारित होता है, जिसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, PS2 और USB, और उसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले जो चलते थे उसे कहते थे अपन ट्रैक बॉल माउस। क्या कहते थे? ट्रैक बॉल। फिर इसके बाद आया लेजर या ऑप्टिकल भी कहते हैं इसे। फिर इसके बाद आया वायरलेस, और फिर आगे आपका टच पैड वाला। ट्रैक बॉल माउस पहले चलते थे। ट्रैक बॉल में एक टेक्नोलॉजी है जो जॉयस्टिक में भी चलती है। क्या होता है इसमें? नीचे एक बॉल लगा हुआ है, अब ये बॉल यहाँ से घूम रहा है, बॉल घूमेगा तो कर्सर घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस में होती है? ट्रैक बॉल माउस में। पहले चलते थे जो 1920 ये वाले मॉनिटर के साथ, पुराने समय में इनका यूज़ किया जाता था। आज के समय में तो लगभग ना के बराबर है। फिर आता है लेजर या ऑप्टिकल। सबसे ज़्यादा भरमार पे इन्हीं की है। ये आपके पास जितने पड़े हैं ये लेजर ऑप्टिकल माउस है। इनके नीचे लाइट जलता रहता है, लाइट के आधार पर पूरा सेंसिटिव है, पूरा सेंसर काम करते हैं उसको, उस लाइट के कारण चलते रहते हैं। फिर आता है वायरलेस वाला। वायरलेस भी आपने देखे होंगे, जिसमें सेल डलती है उस आधार पर वो काम करते हैं। वो टच जो अपने लैपटॉप में होते हैं, ये लैपटॉप में दिया हुआ और माउस को अलग से हटा नहीं सकते, लेकिन वो काम करता है पूरा। तो ये जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब 5वां प्रकार आपको जब मिल जाए तो मुझे बता देना, अपन और समझ लेंगे उसका डिक्शनरी में। 2 साल के बाद है ना? 2 साल के बाद आएगा। 2 साल के बाद जब आएगा जब देखी जाएगी। अभी तो नहीं आया है, अभी तो 4 ही चल रहा है ना। तो ठीक है, ये 4 प्रकार की अपने इन चीज़ों को समझ लिया। अब अगर अपन बात करते हैं अपनी CPU की। CPU क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसर। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक आपको भ्रमित करने के लिए या आपको डाउट में डालने के लिए एक चीज़ आती है इसकी, कई से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU मतलब C से आप सेंट्रल भी कह सकते हो, C से कंट्रोल भी कह सकते हो, P से तो प्रोसेसिंग ही कह रहा हो, है ना? और यूनिट मतलब यूनिट ही कह रहा हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोनों में सही कौन सी है? सेंट्रल प्रोसेसर। जो सेंट्रल शब्द है वो मध्य भाग से प्रक्रिया करने वाला है। अब मध्य का अर्थ समझना पहले। आपने देखा होगा, ये तो आपके सामने मॉनिटर रखा गया, ठीक है? यहाँ पर आ गया आपका CPU, ठीक है? और इससे कनेक्ट होकर आपके पास आ गया, एक साइड आ गया कीबोर्ड, एक साइड आ गया आपका माउस। आ गए, ये सारी चीजें आ गई। ये तो आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। बीच वाला क्या कहते हैं अपन? सेंट्रल कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? सेंट्रल, मध्य भाग है इसका, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप कंट्रोल भी लिख के आएंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी भाग को नियंत्रित भी कर रहा है, इनपुट को भी, आउटपुट को भी, आपके जो जानकारी आ रही है वो सबको नियंत्रित करने का काम भी किसका है? CPU का ही है। तो आप उसको सेंट्रल भी कह सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी कंट्रोल भी आप लिख के आए तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो ये दोनों प्रकार से सही है वो, तो इसे अपन कहते हैं CPU। आप इसको समझने के लिए और क्या है कि इसमें क्या क्या भाग होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा CPU में क्या क्या आता है। मदरबोर्ड होता है, सबसे मेन प्लेट होती है ये वाली, जिसे अपन क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर की मेन प्लेट, जिसमें सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। मातृभूमि से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? जमीन होना चाहिए ना। ये वही जमीन है जिसमें पूरे सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसे अपन मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में और क्या क्या चीजें आती हैं? तो रैम रोम लगी होती है, जैसे ये लगी हुई है, ये क्या है? रैम है। इसको आप निकाल सकते हैं, इसलिए सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? नहीं, ये अस्थायी मेमोरी। ये इसमें स्थायी नहीं है, अस्थायी। इसको ये निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से जरूरत पड़ी तो ये निकाल दिया, हटा दिया। स्थायी है क्या? नहीं है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। अब इस अस्थायी मेमोरी में इसको अटैच कर दिया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? रैंडम का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? रैंडम का अर्थ क्या होता है? रैंडम मतलब बार बार रिपीट करना, रैंडमाइज, एक के बाद एक, क्रमबद्ध बोलते हैं ना जिसको, रैंडमाइज। तो ये वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो आपको मेमोरी को यूज करने की अवसर प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म देता है। जैसे आप पबजी खेलते हैं, आप लोगों ने खेला है पबजी? अभी खेला थोड़ी देर पहले। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 GB आपके पास मेमोरी, रैम मेमोरी, क्या आप खेल सकते हो उसको? क्यों? बहुत लेग मारे चालू। क्यों? तो कारण सर जी उससे बहुत बड़ा कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी क्षमता। चलो दूसरा उदाहरण, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको एक ट्रक दूं 12 चक्के वाला, ठीक है, और आपके घर का रास्ता है 5 फीट का चौड़ा, क्या आप उसको ले जाकर खड़ा कर सकते हैं? क्यों? उसे जगह ही नहीं है ना, उसको जाए तो प्लेटफॉर्म मतलब वो, उसको जितना जगह है तो देना पड़ेगी ना अपने को। तो जो विजुअल होते हैं, विजुअल को स्पेस की जरूरत पड़ती है। जब आप उसको सेव कर लेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन जब तक सेव नहीं किया जब तक कहाँ रहेगा वो? जैसे आप डैम बनाते हैं, डैम देखा है सभी ने, तवा डैम बनाए और भी डैम बने हुए हैं। इन डैम में पानी रुकाता है, क्या वैसे पानी रोक सकते हैं अपन कहीं से? नहीं सर, नहीं रोक सकते। तो अपने पहले एक स्पेस तो तैयार करना पड़ेगा ना, तब जाके वो पानी रुकाएगा। तो वही वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपको देती है रैम। मतलब आप अगर ये आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बड़ा काम कर सकेंगे। कई बार कई सॉफ्टवेयर रहते हैं जो आपने देखा होगा सर ये काम नहीं कर रहा, खुल नहीं रहा है, इसमें रैम कम होगी तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। उसके लिए अगर मान लीजिए जैसे कोरेड्रा सॉफ्टवेयर है, वो आपसे कहता है कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए। अब आप 1 GB रैम को उसको चलाएंगे तो एक फंक्शन काम करेंगे, उसके बाद डमरू घूमने लगेगा उसमें, तो वो लेग मारने लगता है, क्योंकि उसको जितना प्लेटफॉर्म चाहिए था उतनी मेमोरी आपके पास नहीं है। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कहीं किसी मुझे में सुना था, जैसे काली जी आती किसी को? आती आती गाँव में अब तो भगवी तो कई लोगों को आती है, लेकिन कहते हैं कि रियल में नहीं आती। हाँ ठीक है, रियल में नहीं आती। जो आपने एक शब्द सुना होगा 64 योगिनी गावत, नहीं दुर्गा जी की आरती में सुना है? 64 योगिनी शब्द सुना है? ये उनकी असिस्टेंट होती है। मेन जो आप देवी जी जिनको मानते हैं, नवरात्रि में 9 देवी है, उनकी असिस्टेंट है ये। और इनकी असिस्टेंट होती है जो आप लोग देखते हैं इधर उधर घूमने वाली जो होती है ना, वो इनके भी असिस्टेंट होते हैं। मतलब मेन तो आ ही नहीं सकती। तो लोग गाय भी कितने ध्यान से सुन रही है। उसने बोल दिया मेरी माता का नाम ले रहे हैं। तो 64 योगिनियाँ जो है वो अलग है। मतलब वो मेन जो आप जिन देवी जी मानते हैं ना, जिसे उनकी मेन कार्यकर्ताएं जो है वो ये है 64 योगिनी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, है ना? सुना है ना? नहीं सिर्फ ध्यान सुना है, हाँ सर, आरती नहीं करी तो ये दुर्गा जी की आरती में सबने गाया वही होगा तो सर 64 योगिनी गावत। अब तो ताली बजा देते जाके। हाँ तो ताली बजाती है, तो बजाई तो उनको ज़्यादा समझ लो। इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ को ध्यान में अपने आना चाहिए कि कौन सी चीज़ अपने कहाँ से जाए। ये इंडिकेशन आप लोगों को माइंड में नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा। 64 योगिनी मतलब योग माया होती है, जो मेन देवी जी नहीं आती कभी। मेन देवी जी किसी शरीर में अगर आएगी तो उसका शरीर फट जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में उतनी एनर्जी सेल करने की क्षमता ही नहीं है। आप 440 वोल्ट का अगर झटका लगता तो आप मर जाते तो किस्मत से बचे फोन का पल्ला ले लिया था, है ना। तो ये इनकी असिस्टेंट जो होती है वो आती है। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि रैम अगर आपके पास पर्याप्त होगी, आपका शरीर उतना सहन कर सकता है, तो ही वो चीज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब ऐसे ही अगर रैम अपने पास कम है तो अपन उस सॉफ्टवेयर को काम में नहीं ले सकते। कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा तो कब करेगा? जब उसके पास वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा। एक उदाहरण और देता हूँ। अभी कन्या भोजन सबने कराया होगा, ठीक है, कराया कन्या भोजन। अपन ने एक थाली लगा के दी उनको, थाली में हर चीज़ को अलग अलग दिया कि अगर एक कटोरी इतनी बड़ी दोने में सब चीज़ रख के दे सकते हैं अपन? हाँ दे सकते हैं, लेकिन फिर वो खा नहीं पाएंगे, खराब हो जाएगा ना वो चीज़। तो एक प्लेटफॉर्म जितना जरूरी है उतना तो हमें देना पड़ेगा, और वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है इस रैम के पास। बिना रैम के कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता है। तो ये तो अस्थायी हो गई। तो ये किस में आ रही है? अपनी मदरबोर्ड में। इसी मदरबोर्ड में आपने देखा होगा कि ये फैन लगा हुआ है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए। ये घूमता रहता है, कहाँ लगा रहता है? प्रोसेसर के ऊपर। अब इसका काम क्या है?
कूलिंग करना। ये समझ लो अपना दिमाग है, दिमाग। इसको ऊपर रख लिया, यहाँ पर अभी रखा, ये घूम रहा, मतलब अपने दिमाग को ठंडा कर रहा है। अगर ये इसके दिमाग को ठंडा नहीं करेगा, इसको ठंडा नहीं रखेगा, तो ये 2 दूनी 5 करके बताएगा। हाँ। ठीक है, फिर परिणाम कहाँ से आएंगे सही? तो इसके ऊपर हमेशा ये लगा रहता है। ये क्या है? इसका मतलब प्रोसेसर फैन कहते हैं इसे। ठीक है, ये फैन लगा रहता है, इसके ऊपर ऐसे इसी टाइप से लगा हुआ रहता है, ताकि ये जब भी घूमता रहता है इसको ठंडा रखता है। ठंडा दिमाग रहेगा तो आप जब भी देखो कई लड़ाई होती है तो सब एक ही चीज कहते हैं, दिमाग को ठंडा करो। ठंडा रख। क्यों रख? ताकि वो गलत डिसीजन ना ले, तब भी फाड़ा उठाएंगे, कुल्हाड़ी उठा के लग जाएंगे पीछे, पढ़ दे। है ना? तो उस चीजों को बचाने के लिए इसमें बताया गया। मैं जब वो उदाहरण के साथ समझाता हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। सही है सर। तो ये जो प्रोसेसर है अपना, वो कूल रहना चाहिए। तो ये सीपीयू के अंदर रहता है। अब सीपीयू में और क्या चीज़ है? आपने देखा होगा कि एसएमपीएस होता है, वो रखे डब्बे बहुत सारे यहाँ पर इनके पास। तो ये सारे डब्बे जो है एसएमपीएस कहलाते हैं। इनका काम क्या रहता है? बोर्ड से सप्लाई देना। कहाँ से? बोर्ड से सप्लाई देना। जैसे बीजेपी का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली। है ना? अब वहाँ से उन्होंने हेड ऑफिस से बिजली भेज दी कहाँ पर? अपने सब स्टेशन पे भोपाल में भेज दी। फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक थोड़ा पावर भेज दिया। ऐसे पावर पहुँचाते हैं। Yes. तो किसको कितना पावर देना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा एसएमपीएस। एसएमपीएस डायरेक्टली बिजली को सप्लाई करके मदरबोर्ड में किस भाग को कितनी बिजली चाहिए वो डिसाइड उसी का काम है, जिसे कहा जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या कहते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मतलब वो बोर्ड लगा, इसमें स्विच हो गया, कनेक्ट हो गए, पावर कौन दे रहा है? बोर्ड से इसमें आ रहा है ना, वहाँ से अपन ने चालू किया, इधर से सप्लाई दी, पावर ऑन किया, कंप्यूटर चालू हो गया। तो ये क्या कहला काम है इसका? स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के सभी भागों को जितना पावर की आवश्यकता है उतनी पावर देने का काम किसका है? एसएमपीएस का। अगर कम ज़्यादा पावर देने लगेगा तो बंद हो जाएगा सिस्टम। तो ये एक इंडिकेशन काम करता है जो इसमें करता है। तो कंप्यूटर के ये 4 भाग थे और चारों भागों के अपने अपने काम हैं, और ये चारों भाग जब मिल जाते हैं तभी उसे अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के आप इन सभी चीज़ों को समझना संभव नहीं है। तो पहले अपने को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ये क्या होते हैं। जैसे आपको कुछ की पता होनी चाहिए, जैसे अपन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, कई बार वो हैंग मारता है, लेग मारता है, या प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं? उसको करते हैं रीस्टार्ट। क्या करते हैं? किया आप लोगों ने? कई बार रीस्टार्ट बटन दबाते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप Alt की, डिलीट और कंट्रोल CTR, ये तीनों बटनों को एक साथ दबाते हैं तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। अल्टर कंट्रोल डिलीट दबा रहे क्या? देखी नहीं पंजी की डिलीट तो हो। हाँ आ जाओ। आ गया। तो ये डायरेक्टली रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट तरीका होता है, जिससे अपन कहते हैं अल्टर कंट्रोल डिलीट, रीस्टार्ट करने का। अब आप लोग एक काम करते हैं, कभी भी आपने आया होगा एक पावर बटन को दबाई होगी, सीपीयू को चालू करते हैं, एक बड़ी बटन होती है सीपीयू में जिसको अपन हाथ से दबाते हैं, उसे कहा जाता है पावर स्विच। क्या कहते हैं? पावर स्विच। मेन सिस्टम को जब ऑन करना हो तभी इसका यूज करते हैं अपन। शट डाउन करने के बाद अगर सिस्टम को स्टार्ट करना है तब इसका यूज करते हैं हम। नहीं है तो शट डाउन क्यों करते हैं अपन? क्या हमें कोई काम नहीं करना, हमने शट डाउन कर दिया। एक बात बताओ, अगर किसी की दुकान है तो वो शटर शाम को बंद करेगा फिर वापस खोल के चला जाएगा और सुने जाएगा। करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं करते। तो वही काम इसमें भी है। आपको जब काम करना है, जब आप उसको स्टार्ट कर ले रहे हैं, जब आपको काम नहीं करना है आपने उठा के शट डाउन कर दिया, शट डाउन के ऊपर से पावर बंद कर दिया। अब अगर आप स्टार्ट बटन दबा देंगे क्या हो जाएगा? वहां से काम चालू हो जाएगा, फिर से सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखो, कभी भी सिस्टम को जब हमने शट डाउन कर दिया फिर उसको वापस से स्टार्ट करना हो, काम करना हो तो ही स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज शट डाउन करने के बाद वापस से पावर स्विच नहीं दबाते हैं। कई बच्चे आते हैं नए नए सीखने के लिए, जब स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता है, यहाँ से पूरा बंद हो जाता है, फिर जाते जाते भी एक बार बटन पे उंगली मार के जाते हैं ताकि उनका क्या अच्छे से बंद हो जाए। क्यों बंद नहीं हो रहा है? वो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर में है जो होता है। तो कंप्यूटर के 4 भाग हैं और मेरे ख्याल से आपको 4 भाग अच्छे समझ में आ गए। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए, उसको एक बार पोस्ट करके
रोक दो, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 50 मिनट की होगी। वो आप लोगों को पता होगी। नीचे आ जाए। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? आप लोगों ने सुना विशेषताएं क्या होती हैं? हाँ अच्छा, ईमानदारी से अपन कहें, मैं कंप्यूटर को यहाँ सीखने के लिए इसलिए आया कि भविष्य में कुछ काम पड़ेगा, है ना। सिर्फ इसके लिए नहीं आया कि मैं उससे टाइम पास कर लूँ। कंप्यूटर आधुनिक भविष्य का अगर कहें तो क्रिएटर है, निर्माण करने वाला है कि आज जो जॉब आप करेंगे वो कंप्यूटर बेस होगी, नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के आधार पर ही वो काम करना पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो कुछ तो विशेषताएं होंगी उसकी। तो इसकी कुछ विशेषताएं मैंने कैटेगराइज की है। जैसे एक होता है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सेविंग डाटा, कैपेसिटी और ठीक है। तो ये 5 पॉइंट पे अपन इसको समझ लेते हैं। स्पीड की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर कितनी गति से काम करता है, यह आपको उदाहरण मैंने इससे समझाया था कि अपन ए टाइप करते हैं और उसके बीच में वो कितनी प्रक्रिया कर लेता है, बहुत सारी। आपने 3 शब्द लिखे और वो आपको 1 सेकंड में करीबन 1.5 करोड़, 3 करोड़, 16 करोड़ ऐसे आपको मतलब आंसर ढूंढ के देगा 1 सेकंड के अंदर। वो गूगल चल रहा होगा, उस पर कंप्यूटर पर डाल के देखना है कि सलमान खान, और वो 1 सेकंड के अंदर आपको करीब 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 16 करोड़ ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे 1 सेकंड से भी कम समय में। तो कितनी स्पीड होगी उसकी? तो कंप्यूटर की स्पीड ही उसकी सबसे पहली विशेषता है। पहली विशेषता कंप्यूटर क्या है? स्पीड। इसको कहते हैं 10 के ऊपर 12 की पावर नैनो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या कहलाता है? नैनो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नैनो मतलब 1 लाख हिस्से, इंस्ट्रक्शन मतलब काम करने के तरीके, क्या काम बता रहे हैं उसे। तो 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से कर लो, उसमें जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उतने को 1 सेकंड में ये कंप्लीट कर सकता है। 1 लाख इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में पूरा कर सकता है। तो ये उसकी स्पीड है। मतलब हमारी इमेजिन करने की क्षमता भी नहीं है जितनी, जिस स्पीड से वो काम कर रहा है। अगर आपसे कहें 2 दूनी तो आपको 1 सेकंड लग जाएगा फिर भी, ये क्योंकि आपके दिमाग में बैठी फिर भी। अगर अपन कहें 13 - 19 एक हो गए ना। तो ये कंप्यूटर के काम करने की क्षमता है कि ये हर काम को उसी इंस्ट्रक्शन में कर लेगा। तो ये पहली उसकी विशेषता है जिसको नैनो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहते हैं। कितना आंसर है? -6। सर कंप्यूटर के -6 में सर माइनस में पहुंच जाएगा। जिसको इसने बनाया है, जिसने बनाया था उस समय जो बनाया था, ये आज वैसा है भी नहीं है। वो उसने गणना करने के लिए बनाया। उनने जो बनाया था वो अबेकस बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था, पहली आधुनिक मशीन जो उस समय सिर्फ कैलकुलेशन करने के काम में थी। आज इसको अपडेट करके अपन ने यहाँ तक ले आए। ठीक, तो ये अपडेशन है। फिर दूसरी बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर कैसे परिणाम देता है आपको? शुद्ध, कोई देता है, क्वालिटी में देता है। ये जानकारी चाहिए आप। अगर बना रहे, एक लेटर बना रहे, साफ सुथरा लेटर बना के देंगे वो, या कुछ भी काम करेंगे आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे वो, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? हमेशा बेस्ट होती है। तो वो जो काम करेगा वो हमेशा कैसे करेगा? एक्यूरेसी के साथ। कैसे करेगा? एक्यूरेसी के साथ। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखना, कंप्यूटर तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और मशीन क्या करती है? एक मशीन बंदूक भी होती है। क्या वो यूजर को पहचानती है? नहीं, वो क्या पहचानती है? उसको थोड़ा सा टारगेट कमांड। कमांड कमांड। आप क्या कमांड दे रहे हो उसे? तो ये भी मशीन है। आप ट्रेन है, सामने किसी को खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री को खड़ा कर दो, और ट्रेन का पहिए चालू कर दो, उतर जाओ, तो क्या रुकेगी वो? नहीं। कि वो पहचानेगी? या रेल मंत्री को खड़ा कर दो, क्या पहचान लेगी? नहीं पहचानेगी, क्योंकि मशीन है। मशीन का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो इंस्ट्रक्शन देगा, मशीन वही काम करेगी। तो ये भी कंप्यूटर भी क्या है? मशीन है। अब आपने कहा कि 2 वो बराबर कर रहे 4, वो तो वही आंसर देगी जो उसको फीड किया है, प्रोग्राम किया गया है। अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो हो सकता संभवतः किसी ने जो प्रोग्रामिंग की है वो गलत की होगी। अगर कोई गलती हो रही तो अपन नहीं कह सकते कि उसकी प्रोग्रामिंग में कहीं कोई गलती होगी। जैसे
कर्मकांड की बात होता है। बुखार आ रहा है सबको, ठंडा गर्म बुखार बता दिया उसको, यस जबकि इस समय वायरल फीवर चल रहा है। अपन कहते नहीं देवी जी वाला बुखार चल रहा है, ठंडा बुखार है, गर्म बुखार है। हथेली भी आ गई। ये क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा दिया गया वो हो गया। कि ये सब बुखार आता है और वो वहाँ से ठीक भी हो जाता है। जबकि डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर एक ही चीज़ कहता है, बुखार कोई सा भी हो, अच्छा हो बुरा हो कैसे भी हो, 3 से 4 दिन तो मिनिमम रहेगा ही, 3 से 4 दिन रहेगा। और उस समय सबसे मेन चीज़ होती है आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें, खान पान बराबर कर लें। तो जब एक डॉक्टर कह रहे 3 से 4 दिन, कहीं भी झाड़ फूक कराना जाओ 3 झाड़ने लगेगी, 4 झाड़ने लगेगी, 5 झाड़ने लगेगी, तो उस प्रक्रिया में वैसे वो ठीक हो जाएगा जब तक। लेकिन डॉक्टर से ठीक नहीं होता सर, क्या डॉक्टर से ठीक थोड़ी नहीं होता। अरे हो जाता है यार। समय लगता है हर चीज में। इंजेक्शन लगता है। ज़्यादा टाइम लग जाता है सर इसमें। जिसका जो एडवर्ड जेनर है, ठीक है, एडवर्ड जेनर है या जेनर नाम है उनका, जिन्होंने चिकन पॉक्स का टीका बनाया था, है ना? हाँ, जो छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं ना आप जिससे, हाँ। एडवर्ड जेनर ही है, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने इस टीके की खोज की थी 1700 से 1800 कोई सी इसमें। तो वो जो टीका बना था, उस टीके ने आज भी इस चेचक को, जो चेचक अपन बोलते हैं ना, किसी चेहरे पर देखे होंगे आपने, दाग धब्बे बन जाते थे, वो उसी का वो है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टाइम तो देना पड़ता है। अब वो कमांड उन्होंने कब से बनाया था, और भारत में आज अपन 22वीं 21वीं सदी में चल रहे, जब भी आज अपन उस टीके को ना लगवाते हुए ये सब चीज़ें करते हैं। हाँ। अगर आपको ये बुखार बार बार ठंडा गर्म बुखार, आप जिसको देवी जी अपन मान रहे हैं, तो वो जो चेचक का टीका बना हुआ है, एडवर्ड जेनर ने बनाया है, उसको लगवा लो एक बार, जीवन में कोई वो परेशान नहीं करेगी वो बीमारी। अभी कोई ने लगवाया कि नहीं सर? क्या? टीका लगवाया कि नहीं? लगते, हमको लगा हुआ है, हमको आते ही नहीं ऐसा कभी। अब लगवा सकते हो। कभी भी लगवा सकते हो, ये तो जीवन में इसका कोई तो लगवा नहीं है। अगर अपने को शरीर में ये बार बार, अगर साल में 4 बार आपको बुखार आ रहा है, 3 बार बुखार आ रहा है, आपको हमेशा लगता है कि आप डॉक्टर से ठीक नहीं होते, तो टीका लगवा लो, टेंशन फ्री। एक ही बार लगता है। एक ही बार लगता है, अगर रोज 700 सुबह रुपये लगवा का एक बार लगवा लो, भूल जाओ, फिर ये तकलीफ नहीं आएगी आपको। फिर बुखार आएगा तो सादा बुखार रहेगा, जो आएगा बीमारी मौसम के अनुसार और चला जाएगा। तो ये चीज़ रहती है, जो आप कहते हैं ना आपको ठंडा गर्म बुखार, वो परेशान नहीं करेगा। तो ये इसकी एक्यूरेसी होती है। क्यों? क्योंकि वो तो कमांड पे काम कर रहा है, हम जैसा उसको बोल रहे हैं वो वैसा काम कर रहा है। तो ये कंप्यूटर की एक दूसरी विशेषता होती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। फिर आती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अब आप लोग कितना विश्वास कर रहे हैं मुझ पर कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, ये आपकी रिलायबिलिटी होती है। अगर आप लोग तो इसलिए विश्वास कर लेंगे कि मेरे स्टूडेंट है, अब कोई दूसरा निकल के जा रहा है, वो थोड़ी सी विश्वास करेगा, वो क्या ये क्या 30-40 साल का आदमी है, क्या पढ़ाता होगा, है ना? तो सबके अपने अपने सोच होती, तरीके होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर रिलायबिलिटी ये है कि अगर कोई कहता है कि कंप्यूटर ने किसी संख्या के बीच में कैलकुलेशन किया है, कोई रिपोर्ट बना के दी है, तो सब लोग कहेंगे कि 100% वो सही होगी। कहते हैं आप अगर कोई काम करते हैं, आपने कंप्यूटर में कहा कि इतने का इतना परसेंटेज निकाल के बताओ, उसने निकाल के दिया, तो आप उसको शक नहीं करेंगे, आप ये विश्वास करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है ना? तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी इतनी है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस कंप्यूटर की जितनी पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, किसी दूसरी चीज़ की नहीं होती, किसी दूसरी चीज़ की। अगर आप ये मानते हैं कि भगवान है, ठीक है, आपने ये मान लिया कि भगवान है, तो दुनिया में सभी लोग नहीं मानते कि भगवान है। कई लोग कहते हैं कि प्रकृति से दुनिया चल रही है, कई कहते हैं कि ये तो एक नियम है, तरीका है कि जो है वैसा रहेगा वो। तो उस पर संचय हो सकता है, परसेंटेज में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, जो भगवान को मानता हो वो भी, जो नहीं मानता वो भी। एक है कंप्यूटर ने कहा तो सही कहा है। तो ये उसकी क्या है, दुनिया के स्तर पर रिलायबिलिटी है, विश्वास करते हैं लोग उस पर, ये उसकी रिलायबिलिटी थी, ये भी एक उसकी विशेषता है। फिर आप कहते हैं कंप्यूटर में सेविंग डाटा होता है, डाटा स्टोरेज करके रखता है। शोले फिल्म आज भी चल रही है, स्टोरेज करके पड़ी है वहाँ पे, है ना? तो कंप्यूटर में जो डाटा हम स्टोरेज करके रख दिए, कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसका। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, कैपेसिटी क्या होती है? उसकी कार्य करने की क्षमता, डाटा स्टोरेज की क्षमता। अगर हम कहें कि कंप्यूटर 7 दिन 24 घंटे एक जैसा वर्क कर सकता है, कर सकता है? कर सकता है। आप कर सकते हैं? तो उसके पास ये एक विशेषता है, आप सो जाएंगे लेकिन वो फिर भी काम करता रहेगा। जैसे ये मोबाइल चल रहा है, स्लीप मोड पे आ गया होगा, लेकिन फिर भी उसका काम कर रहा है वो, यस सर, है ना? कर रहा है।
तो मेरा मतलब कहना है कि वही है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता है कि वो 7 दिन 24 घंटे बस पर्याप्त मात्रा में उसको बिजली, उसके संसाधन जो चाहिए वो उसको मिलते रहना चाहिए। अब आप अगर कहेंगे सर लैपटॉप पे काम तो कर रहे हैं, लाइट गोल नहीं होना चाहिए, तो लाइट मेरे हाथ में थोड़ी ना है। लाइट अगर चलती रहेगी तो वो कंप्यूटर बराबर काम करता रहेगा। तो 7 दिन 24 घंटे एक जैसा काम कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये तो हुई उसकी कार्य करने की कैपेसिटी। दूसरा याद करने की क्षमता, आप कितना डाटा कितने समय तक स्टोरेज करके रख सकते हो अपने पास, कितनी चीजें याद रख सकते हो? बहुत कम, थोड़ी बहुत कितनी? 100 में 10%। 10% नहीं रहता होगा। हाँ, नहीं हमारे मान देश में कौन कौन थे? मेरे देश में हाँ 143 लोग थे, 43 के नाम बता दो। नहीं पता। 43 लीजिए, 100 अरे सर जी, 15 वो छोड़ो, अभी आपने 20 इससे पहले पढ़ा है, वो पूछो नहीं इनसे। इनसे इनमें तुम भी है। तो ये पेपर तुम कहीं दे सकते हो। इसलिए अपन कहते हैं कि इसलिए कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर सीख रहे हैं कि हमारी क्षमता उसकी क्षमता के आगे कुछ भी नहीं। हाँ, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आज किसी का नंबर अगर निकालना हो तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते। हाँ। इवन घर के नंबर याद नहीं रहते कई लोगों को, स्थिति वो है। आजकल नए नए सिम आ गई, नई नई सीरीज आ गई, पहले एक सीरीज थी तो याद हो जाती थी, अब तो सीरीज ही भूल जाओ कि पहले 15 है कि 32 64 है क्या है, सीरीज ही याद नहीं रहती। नहीं तो पहले की सीरीज थी, नंबर याद रहते थे। हाँ। तो ये क्षमता है उसकी। अब जैसे हमारे पास 3 मेमोरी है, उसके पास भी 3 मेमोरी है। उसके पास रैम है, जी सर। अपन ने सुना था रैम के बारे में। जी सर। फिर रोम। सेकेंडरी मेमोरी, हाँ रोम वही उसी का भाग भी है, हाँ, हाँ। सेकेंडरी कहा जाता है इसको। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ये 3 मेमोरी आ गई उसके पास। जी सर। रैम अभी मैं तत्काल आपको समझा रहा हूँ, ये कहाँ है यहाँ पे रैम में। मतलब कुछ चीज़ दिमाग में बैठ रही है, कुछ चीज़ नहीं बैठ रही है, तो जो बैठती जा रही है वो कहाँ पर बैठ रही है? रैम में। अस्थायी। अभी जरा आप हंसी मजाक करने लगा सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है? रैम में। दूसरा उदाहरण, मैं घर से आया, घर वालों ने कहा कि आधे टाइम 1 किलो सेवफल ले आना, ये कहाँ है मेरे? रैम में। वहाँ से निकला, मैंने सुना, याद रहा, यहाँ से उठ के सीधा घर चला गया, रैम का डाटा था, अस्थायी था, हट गया पूरा। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, डाटा हमारा कहाँ है? रैम में। हमारे पास जो चेतन अवस्था होती है उसमें अपन एक मेमोरी होती है, कुछ चीज़ें याद रहती है। जैसे आप नींद में हो, नशे में हो, दोनों अवस्थाएं क्या है अपने लिए? शून्य अवस्था। नींद में हो या नशे में। आपको मैं रोड पे खड़ा कर दूं तो आप फिर अपने घर में जाएंगे, दूसरे घर में नहीं घुसेंगे, है ना? हाँ, घुस जाएंगे दूसरे घर में, नहीं घुसेंगे। कारण क्योंकि हमें पता है वो हमारी फिक्स मेमोरी में स्टोरेज है। गाड़ी आपकी, जैसे ये तो बड़ी चीज़ है कि इंसान है, जानवर भी है, डोरबेल है, गाय बकरी है, उनको खेत में चराने के लिए ले जाओ और छोड़ दो वहाँ से वापस घर आने के लिए, तो दूसरे घर में नहीं घुसेंगे, वो अपने घर में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थायी मेमोरी को चीज़ फिक्स हो गई है कि मुझे जाना कहाँ है, वहीं पे जाना है। तो ऐसे हमारे पास भी कोई मेमोरी है, कोई चीज़ जैसे आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड की डिटेल, आप कहाँ तक पढ़े, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, माता का नाम, पिता का नाम, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी वो सब आपकी कहाँ पर है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है, स्थायी बैठ गई, वो हटेगी नहीं, है ना। तीसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। कुछ चीज़ें होती है जो याद नहीं होती तो अपन लिख के रख लेते हैं। उन्होंने कहा आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं होते, उन्होंने कहा लिख के रख लो, लिख लेते हैं। कई चीज़ें कहीं पता होता है, जैसे आपको कहीं जाना है, अब अभी तो मोबाइल है तो सब चीज़ मोबाइल पूछ लेते हैं। पहले जाना रहता तो क्या करते थे? पता लिख के जाना, कहाँ की जगह उतरना है, कहाँ से कहाँ पेपर देने जाना है ना। तो अपन पता लिख के ले जाते थे। पहले भगवरपुआ उतरेंगे इंदौर में, और भगवरपुआ से हमने कहा वहाँ से गुजरी देवी कॉलेज है, वहाँ से दूर चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा अपने को। तो ये एक इंडिकेशन करने का, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी में रख लेते थे, जो कभी भी उठा के कहीं भी उपयोग में लाई जा सकती है। तो ऐसे इसके काम करने की क्षमता इसके पास पर्याप्त है, हमसे कई गुना ज़्यादा है। इसलिए कंप्यूटर को क्या कहा गया है? एक स्पेशल मशीन कहा गया, यही उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई ऐसी चीज़ जो अपने को कठिन लग रही हो इसमें? नहीं। फोटो खींचो, अपने को सब समझना है इन चीज़ों को। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि मैं फोटो बनाने के पेपर में बिल्कुल नहीं रहता, रट्टा मत मारो, समझो उसे। जग ले लें? हाँ जग ले लो। इनपुट और आउटपुट को समझते हैं। ये तो अपने कंप्यूटर के बारे में समझ लिया, इसके बाद कौन कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ समझ लेते हैं। अब कंप्यूटर के अपन इनपुट यूनिट को समझते हैं।
क्या होते हैं इनपुट यूनिट? यूजर के द्वारा देखो हम कंप्यूटर सीख रहे हैं इसलिए हम कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे। जी यूजर सर। कौन होता है? ऑपरेट करने वाला। ऑपरेट कर यूजर के द्वारा जब किसी सूचना को कंप्यूटर तक भेजा जाता है तो वो इनपुट यूनिट की सहायता से भेजा जाता है। क्या किया जाता है? इनपुट यूनिट की सहायता से भेजा जाता है। कंप्यूटर में मुख्यतः जो इनपुट यूनिट होती है वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कीबोर्ड, फिर माउस, फिर स्कैनर, फिर OMR, MICR, लाइट पेन, वेबकैम, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक और क्या रहेगा? OCR, BCR। ठीक है, इतना काफी है। हाँ सर जी। अब इतने में अपन 4-5 तो लिख के आ जाएंगे। हाँ कीबोर्ड के बारे में भी अपन ने समझा था। जी सर। इनपुट है, आप टाइप करते हैं उस पे, जी सर। तो डाटा को हम भेजने के लिए किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करके। दूसरा अपन देखते हैं माउस को। माउस से अपन क्लिक करते हैं, सर इसको भी सबमिट बटन दबाते हैं तो उन्होंने कहा हाँ सबमिट करते हैं, हो गया। सबमिट करते हैं अपन, जी सर। वो भी क्या है अपने द्वारा इनपुट किया जाता है। स्कैनर क्या होता है? ये चीज़ स्कैन आपको करना। मैंने बताई कि ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट Convert करने की कर- प्रक्रिया है। क्या है? हार्ड हार्ड कॉपी कॉपी से से सॉफ्ट फोटो अपन ने निकाली, स्कैनर पे रखी, उसको स्कैन किया, फॉर्म में लगा दिया। जी सर। कैसे हुआ वो? हार्ड कॉपी हार्ड थी अपने कॉपी। पास, जी सर। अपन ने उसको क्या कर लिया? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो ये काम किसका है? स्कैनर का। तो ये जो प्रोसेस है इससे अपन क्या कहते हैं? स्कैन। स्कैन। क्या कहते हैं? स्कैन। और जो ये करता है उसमें क्या कर दो? या क्या हो जाएगा? स्कैनर। ये प्रोसेस समझ में आ गई? जी सर। जी सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, इससे सरल भाषा कोई नहीं समझा पाएगा। नहीं। स्कैनर जो होता है, स्कैन वो प्रोसेस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वो प्रोसेसर का नाम है स्कैनर, स्कैन। ठीक है, और जो ये कार्य करता है स्कैनिंग करने का, उसे अपन क्या कहते हैं? स्कैनर। समझ में आ गया? OMR इसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने 10वीं परीक्षा दी है तो उसमें OMR शीट भरवाई है, उस गोले वाली। ठीक है, आप उसको स्कैन करके आपने जो OMR शीट भरते हैं वो अपन स्कैनर में रख देते हैं। आपने जो गोले फिल किए ना उसको वो मैच करता है, उसके पास जो आंसर पहले से इंसर्ट किए जाते हैं उन आंसर से उनको मैच करता है, और जितने गोले बिल्कुल डॉट टू डॉट कनेक्ट हो जाते हैं उनको आंसर मान लेता है, और जो नहीं होते उसको छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए समझा दूं, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया A, B, C और D, ये 4 गोले बने हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर मैं बता दूं, इसका आंसर जैसे एक ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि अपन ने इनपुट करके रखे हैं उसमें। अगर मैंने इसको तो ये पूरा फिल कर दिया और इसको ये वाला फिल कर दिया, अब जब ऐसी के ऐसी इसको रखेंगे तो वो इसको मैच करेगा, इससे मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इसको काट देगा सीधा 0। इसको मैच किया, एक मैच हो गया, यहाँ पर एक आ गया। ऐसे करके मैच करके पूरे आंसर को वो मैच कर लेता है, मैच करके निकालता है आपका सारा डिटेल। तो ये रिजल्ट बनाने का काम भी किससे होता है? OMR से। फिर इसी के साथ आता है MICR। MICR जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय स्याही। क्या होती है? चुंबकीय स्याही। हिंदी में बोले तो उसको चुंबकीय स्याही कहते हैं। मैग्नेटिक इंक वही होती है। आपने देखे होंगे चेक नंबर लिखे आते हैं, हाँ। या DD नंबर लिखे आते हैं, वो जो नंबर होते हैं वो इस मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। तो जब आप इसको MICR मशीन में डालते हैं चेक को, तो चेक का जो नंबर होता है वो ब्लू कलर में चमकने लगता है, ब्लू इंक में। आप बैंक में जाते हो चेक लेके, तो एक मशीन में ऐसे लगा के देखते हैं उसको लाइट में, वो ब्लू कलर के लाइट बॉक्स में रखते हैं उसको, ताकि देखते हैं कि इसमें कोई फर्जी तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए उस MICR का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बैंकों में। कहाँ करेंगे? बैंकों में। तो DD और चेक वगैरह का जो स्कैनिंग करके चेक करते हैं ये सही है, कोई ने गलत तो बना के नहीं दिया, आपने फर्जी तो बना नहीं दिया, या जाली तो नहीं बना दिया, तो उसको चेक करने का काम कौन का है? MICR का। ठीक है, फिर लाइट पेन।
लाइट पेन के बारे में आप जानते होंगे, जो जी ऑनलाइन सर। क्लासेस वगैरह होती है तो एक पेन रहता है जिससे आप वो चला लेते हैं, हाँ सर। चलता है। जी सर। लाइव क्लास जो डेमो क्लास वगैरह रहती है, हाँ। लाइव क्लास चलाते हैं उसमें वो पेन का यूज करते हैं। अपन तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जी सर। लेकिन वो किस पे पढ़ाते हैं? डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड। तो वो जो होता है किससे चलता है? लाइट पेन से। फिर आता है वेबकैम। वेबकैम जैसे लैपटॉप में कैमरा लगा है, ये अपने इसके कैमरे लगे हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? वेबकैम। आपको लाइव कोई फोटो अगर कैप्चर करना है तो आप किससे करेंगे? भेजना है तो वेबकैम से। जैसे आपने उस दिन पीवी का फॉर्म भरा था, एक फोटो खींचने के लिए अपन जा रहे थे वहाँ पर, हाँ सर। फोटो आपने मोबाइल में खींची, अपलोड कहाँ पर होगी? वो सिस्टम में। सिस्टम में। किससे हुई? वो वेबकैम से हुई। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जो वेबकैम के द्वारा किया जाता है। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जी सर। जैसे आपने देखो मूवी वगैरह में वो गेम खेलते हैं, उन्होंने कहा या तो वो अपने जो बटन चलाते वो, या फिर एक कार बना देते, कार का हैंडल घुमा रहा है और वो कार सामने स्क्रीन पे दिख रही चलते हुए। जी सर। तो वो जो होता है वो किससे चलता है? जॉयस्टिक से। तो एक जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जो मैनुअली ऑपरेट करने के लिए बनाई जाती है। बायोमेट्रिक होता है, यस सर। आपने अपने अंगूठे से पैसे निकाले, हाँ सर। निकालते हैं हाँ। तो अपनी पहचान अगर देना है तो कैसे देंगे? अपने अंगूठे से। अंगूठे से। तो वो निशान कैसे पहुंच जाएगा वहाँ पर? इस- वो बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ पहुंच जाएगा, है ना। तो बायोमेट्रिक से अपन उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या कहते हैं इसे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जब हम कोई किताब को स्कैन करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ शब्द आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम किससे स्कैन करेंगे उसे? OCR से। तो OCR से जब हम कोई किताब को ऐसे स्कैन करते जाते हैं तो सारे वर्ड को कैच करते जाते हैं, और जब अपन उसको साइज बड़ा छोटा करना फिर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप का डाटा है, अपन कॉपी करके अपन ने वर्ड में पटक लिया, अपन छोटा बड़ा कर लेते उसको, करते कि नहीं कर पाते? तो वैसा ही इसको स्कैनर के द्वारा अपन टेक्स्ट को किताब से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बारकोड रीडर। अब आप कहीं भी ऑनलाइन की दुकान पे या कहीं भी मॉल पे वगैरह जाते होंगे तो एक बारकोड स्कैन करके उसकी कीमत बता देते हैं। जी सर। तो बारकोड रीड मशीन जो होती है वो किस में कनेक्ट होती है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो सब कहाँ लगती है? कंप्यूटर से कनेक्ट होकर चलने वाली है। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इनपुट इनपुट। यूनिट। सभी समझ में आ रही है? हाँ सर। ऐसी कोई ऐसी जिसमें समझ में नहीं आ रहा हो इसको बंद कर दो। अब अपन बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट मतलब क्या होता है कि जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा तो किसके माध्यम से देगा? आउटपुट के माध्यम से। किससे देगा? आउटपुट के माध्यम से। इधर ही गलत बात सर। गलत बात। नहीं सर, कर लो। अरे तो सही कर लो। अरे वो वाले पंखे से आ गई। अरे वो गलत बात बोलने लगा। तो आउटपुट यूनिट में क्या होता है कि जब सिस्टम हमें कोई रिजल्ट देता है, वो कब देता है? जब हमारे द्वारा इनपुट किया जाता है। तो जब इनपुट यूनिट से हमने कोई मतलब जानकारी सबमिट करी है उसको सर उदय करो। प्रोसेस करने के बाद क्या होगा? वो आउटपुट के द्वारा हमें परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा? नीना। तो पहला मिलेगा अपने को मॉनिटर के द्वारा। किस में मिलेगा? मॉनिटर। अब मॉनिटर पे आप देख करके रिजल्ट देख सकते हैं कि आपने स्पेलिंग सही लिखी, गलत लिखी, क्या आया है? तो वो सारी चीजें कहाँ दिखेगी आपको? मॉनिटर। जैसे आप टाइपिंग करते हैं, आपको कोई गलत शब्द दब जाता है तो आप कहाँ देखते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर। तो हमें जो विजुअल प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? मॉनिटर पे। मतलब अगर सीधी भाषा में कहूँ तो आपको मिलना मतलब आपकी आंखों को मिलना है। आपकी आंखों को दिख रहा है हाँ। तो कहाँ दिखेगा? मॉनिटर। मॉनिटर। तो आपको ही प्राप्त हुआ ना, चित्र किसको दिखा? आपको। तो वो आउटपुट कहलाता है। फिर दूसरा होता है प्रिंट। प्रिंट मतलब छाप। छाप। ठीक है। अब जब हम कोई फाइल बना लेते हैं, सॉफ्ट फाइल बना लेते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था उसका काम क्या था? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। इसको कहते हैं अपन सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रिंट। क्या कहते हैं? प्रिंट। मतलब अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में बनी हुई है तो ये जो प्रोसेस है इसे अपन कहेंगे प्रिंट। क्लियर है इतना? जो ये काम कर रहा है वो क्या है? प्रिंटर। ये जिस रखे इससे अपन ने प्रिंट आउट निकाले हैं, उसी से स्कैन भी किए हैं, तो ये ऑल इन वन है। ठीक है। दो तरह के आते हैं, तीन तरह के कह सकते हैं। ओनली प्रिंटर का काम करे,
मान लीजिए स्कैनर का काम करे, एक होता है जो ऑल इन वन काम करे, दोनों काम कर लेता है, स्कैनर भी और प्रिंट भी। तो ये जो होता है इसे अपन क्या कहते हैं, प्रिंटर। तो पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा होता है, अब प्रिंटर आपके हाथ को मिलता है, मिल जाता है, हार्ड कॉपी आती है आपका हाथ में मिल जाती है। फिर तीसरा आता है स्पीकर, आपके कानों को प्राप्त होता है जी सर। कि गाना दिखता है, दिखता भी गाना दिखता है, सही दिखता है हाँ? लिरिक्स लिखते हैं उसके लिखा हुआ दिखता है हाँ मॉनिटर पे, हाँ से है ना, और कानों को सुनाई देता सुनाई सुनाई देता देता है, आवाज है ना। जी सर। तो स्पीकर भी जो है कंप्यूटर की क्या है, आउटपुट आउटपुट। यूनिट है। आपने कोई विजुअल चला रहे हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, बिना साउंड के नहीं आएगा। जी सर। तो उसके लिए क्या रहता है, स्पीकर। और जो प्रिंटर है इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक प्लॉटर होता है, ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर। आपने देखो कि शादी की पत्रिका कार्ड वगैरह छपते हैं, वो एक छपाई मशीन से रहती है, प्लॉटर मशीन कहते हैं उसे। तो उसमें पहले उसका एक वाटर पेपर पे स्कैन तैयार किया जाता है, प्रिंट करके फिर उस पर छपाई करते हैं। जो शादी के कार्ड वगैरह छपते कि नहीं छपते, अपने देखे कई सारे कार्ड, जी सर। तो उस पर जो इंक डाल के वो छपाई करते हैं, वो कहते हैं प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर जो है ये भी प्रिंटर की काम करती है। दो होते हैं, एक फ्लैट होते हैं, एक ड्रम होते हैं। फ्लैट वाला जिस पे अपन ये छपाई करवा लेते हैं डायरेक्टली, और एक ड्रम वाला होता है जो आप फ्लैक्स वगैरह बनवाते हैं, वो मशीन गोल घूमती रहती है और पूरा छापती रहती है। तो वो जो बैनर वगैरह बनते हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं, प्रिंट कहलाते हैं। कौन से कनेक्ट होता है, वो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रिंटर का काम करता है। स्पीकर जो आपको सुनाई देते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, तो ये तीन किसे मिल रही है, आपको मिल रही है, आपकी आंखों को दिख रहा है, आपके हाथ में प्रिंट आउट आ रहा है, आपके कानों को गाने सुना रहे हैं। तो ये तीनों क्या है, आउटपुट यूनिट है। समझ में आ गया इतना? तो ये मेन इतना ही है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अपना क्लियर हो गया। मतलब हमारा 32 नंबर का कोर्स कंप्लीट हो हो चुका है इसमें। चल भैया पास होगा फिर। अभी रुको, नहीं? मॉनिटर की डिटेल आपने समझ ली थी। हाँ सर। अभी अपने 4 भाग समझे थे। 2 टेक्नोलॉजी कौन कौन सी थी? हाँ मेमोरी TFT और CRT है ना, लिक्विड वाली। CRT एंड TFT जी सर। है ना। तो ये 2 प्रकार के थे, हाँ TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हाँ। और CRT टेलोरेटिव। प्रकार 4। अब ऐसी प्रिंट होता है, प्रिंट जो होता है, प्रिंटर मतलब प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट का अर्थ होता है आवाज। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब आवाज, जो छपाई के दौरान आवाज करे, खड़ लगे हैं, घिसाई की आवाज आती है वो ना, ऐसे करते हैं। ठीक है। तो वो वाले जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। जो छपाई के दौरान आवाज करें, बहुत ज्यादा आवाज करें, वो क्या कहलाते हैं? देखो, बिल्कुल ही आवाज ना करे ये तो पॉसिबल नहीं है। जी सर। क्योंकि अगर अपन कहें कि जो आजकल की जो ई-बाइक हो रही है, ई-बाइक आई है, आवाज तो वो भी करती वो है भी करती है। थोड़ी बहुत, तो उस सांप की आवाज तो उसमें भी आती है। हाँ सर। तो बिना आवाज के चलना मशीन का काम ही नहीं है, आवाज तो करेगी थोड़ी बहुत। तो आवाज जो ज्यादा आवाज करे वो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, जो कम आवाज करे वो नॉन इम्पैक्ट में होता है। अब इनके भी 4 भाग है। देखो प्रकार कितने आए इसके, 2 और भाग कितने हैं? 4। मैं बताता हूँ। सबसे पहला आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स, फिर लाइन, चेन, ड्रम। कितना हुआ? 4। ठीक है, फिर इधर अपन देखते हैं AGV, इंकजेट, लेजर, डिजिटल या फोटो प्रिंट। कितना हुआ? 4। इम्पैक्ट के भी 4 प्रकार, नॉन इम्पैक्ट के भी 4 प्रकार। मंडी जाते हैं आप लोग, मंडी में गए, जी सर। जो बिल बना के देते हैं मंडी में, ट्रायल करने के बाद एक पर्ची देते हैं आपको,
वो जो एक मशीन चलती है वैसे करके बिल काट के देती है, जी सर। वो प्रिंटर होता है, वो कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसमें जो पूरा नंबर लिख रहे थे डॉट डॉट पैटर्न में बने आते हैं। अपन जैसे ये छपाई करते हैं ऐसी छपाई नहीं आती, उसकी कैसे आती है डॉट मैट्रिक्स में, तो वो प्रिंटर कहलाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर दूसरा आता है लाइन प्रिंटर, जिनमें छपाई जो होती है एक लाइन के हिसाब में होती है। जैसे एक शब्द अगर बना के बताऊँ, जैसे डॉट मैट्रिक्स में मुझे नाम लिखना है तो डॉट मैट्रिक्स में इस टाइप से नाम बनेगा, ठीक है। जबकि अगर अपन ये लाइन वाले में बनाएंगे तो लाइन वाले में यही नाम बनेगा लेकिन वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। मतलब एक लाइन खिंचा के बनते जाएगा उसको फैलाते हुए। चेन प्रिंटर में क्या होता है कि हर एक कड़ी पर एक अक्षर बना रहता है। जैसे आपने चेन देखी होगी, चेन ऐसी पूरी एक साइकिल की चेन रहती है ना, जी सर। अब वो हर एक कड़ी पर एक अक्षर बना हुआ रहता है। हर अक्षर पर एक शब्द, अब जब इसका हेड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक रिबन है, पीछे कागज है, यहाँ पर ये घूम रहा है, यहाँ पर एक हेड लगा हुआ है। जब ये रिबन चल रहा है, ये चेन चल रही है, अपने को ये दबाना है, ये शब्द आया यहाँ पर उसने छाप दिया, तो ये चेन इतनी स्पीड से घूमती है और फिर पूरे पेपर में टाइप कर देती है। तो कितना टाइम लगता हो, कितनी स्पीड लगती होगी और कितना आवाज़ आती होगी इसमें, चेन की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ भी इसमें आती है। फिर एक आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम क्या होता है, रोलर टाइप का रहता है। जैसे अपन ने बेलन देखी आप लोगों ने, बेलन में अगर अपन शब्द उकेर देते हैं पूरे शब्द, और अंदर उसमें एक हेड रहता है, मान लो अंदर एक हेड लगा, जिस शब्द को अपन को निकालना है उसको अंदर से दबाएंगे वो शब्द ऊपर आ जाएगा, जी सर। है ना। तो वो शब्द उस हेड में ऊपर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे सील कैसे रहती है, सील में शब्द ऊपर के आ जाते हैं, तो वैसे उसमें हेड में बने रहते हैं इसमें। तो इसका जो हेड होता है ड्रम का, जब जो शब्द निकालना है अपने, वो शब्द को ऊपर उठा देता है। इसमें पूरे शब्द छपे हुए रहते हैं और सब में एक स्प्रिंग लगी रहती है, तो शब्द को ऊपर नीचे धक्काने का काम करती रहती है। जो हेड होगा वो ऊपर दबा देगा, जैसे डी दबाना है तो डी दबाया, ए दबाना है ए दबा दिया, मतलब वो शब्द एक एक करके। तो एक बार में एक ही अक्षर बनता है उसमें, तो 1 मिनट में करीबन 600 अक्षर तक बना लेता है। कितना? 600। तो कितनी स्पीड से घूमता होगा फिर। एक लाइन में करीबन 100 अक्षर तो आते होंगे, 100 शब्द तो, हाँ। वो 100 शब्द नहीं 100 वो आ जाते होंगे अपने वर्ड। तो 600 वर्ड बनाने में कितनी बार घूमना पड़ता होगा? कम से कम 600 राउंड, 600 है ना। और स्पेस भी, और अगर लाइन ज़्यादा हो रही तो वो स्पीड से काम करना पड़ता है इसको, तो जिस कारण से इनको चलाते हैं तो इनमें आवाज़ बहुत आती है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट वाली, तो नॉन इम्पैक्ट में पहला आता है डेजी व्हील। डेजी व्हील मतलब टाइपराइटर होता है ना, अब इससे आप समझ जाओ, तहसील में लगा है टाइपराइटर, हाँ। उसकी आवाज़ कम आवाज़ आती है, जबकि वो भी आपको ज़्यादा लगती होगी, लगती है, खट खट की आवाज़ आती है, हाँ। लेकिन उसको नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में रखा गया है, तो उसकी आवाज़ नहीं आती, मतलब इनकी आवाज़ उससे कई गुना ज़्यादा है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है, कहीं चलते ही प्रेस की आवाज़ सुनी होगी, बहुत आवाज़ आती है, प्रिंटिंग करने वाली मशीन उनकी। तो ये पहला आया डेजी व्हील वाला। इसमें क्या जैसे ये अपन बता दे, इस टाइप से एक व्हील बना रहता है और हर एक उस पर एक अक्षर बना हुआ रहता है, जैसे इस पे 1 2 3 ऐसे बने हुए हैं। अब अपने को जिस शब्द की जरूरत है वो शब्द उठेगा, रिबन पे लगेगा और वो पीछे छप जाएगा, ठीक है। मतलब एक हेड रिबन बना रहता है, जैसे ये रिबन है, अब ये यहाँ पर रखा हुआ है, अब यहाँ पर ये आया ए, ठीक है। अब इस पे ए छापना, मान लो ये ए इस पे आ गया, ये रिबन आएगा और ये रिबन चल रहा है और ये इस पे दबा देगा, पीछे ये बन जाएगा। तो पेपर पे जो छपाई होती है वो इसी माध्यम से इसमें होती है। तो जो रिबन होता है वो रिबन पूरा इंक से बना हुआ रहता है, कार्बन टाइप का रिबन रहता है जिसमें पूरे अक्षर बनते रहते हैं। तो ये किसका काम है? डेजी व्हील का। फिर दूसरा आता है इंकजेट। ये जो प्रिंटर है अपना, ये इंकजेट प्रिंटर है। ये स्याही को पहले फेंकता है उसमें और फिर उसको मिटा के ऐसा बनाते जाता है शब्द को। इसमें क्या होता है, एक नोजल जो लगा रहता है वो पहले इंक का स्प्रे करता है और स्प्रे करने के साथ फिर उसको मिटा करके बनाते जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इंकजेट। फिर लेज़र प्रिंटर आते हैं जिसमें लाइट जलता है, इसमें लाइट नहीं जलता है, इसमें लाइट से स्कैन होती है। जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना, उसमें आपने फोटोकॉपी कराते तो एकदम से नीला लाइट जलता है पूरा हरा कलर का। वो क्यों जलता है? क्योंकि वो लेज़र होती है, तो लेज़र लाइट से भी प्रिंट आउट होता है तो उसकी आवाज़ कम आती है। और सबसे बेस्ट होता है डिजिटल या फोटो प्रिंटर, जो बिल्कुल आराम से काम करते रहते हैं, स्मूथली, पता ही नहीं लगता है। कहीं स्टूडियो पे सब ने फोटो प्रिंट आउट करवाई होगी तो ज़्यादा आवाज़ आती क्या उसमें? नहीं आती, बिल्कुल जरा भी धीरे धीरे करके उनके पास खटखट खटखट धीरे से आवाज़ आती है
और पूरा स्कैन करके रख देता है। तो इसमें फोटोकॉपी नहीं होती है। इसमें हो जाती है। तो ये दो प्रकार के प्रिंटर ऐसे होते हैं। तो ये आउटपुट समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर दो, बंदी नहीं नहीं